आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानते हैं कि आपके पास क्या अधिकार है जब चेक की राशि को बैंक में भुनाया नहीं जा सकता। दूसरे शब्दों में, जब कोई चेक बिना भुगतान किए बैंक द्वारा लौटा दिया जाता है तो उसे बाउंस चेक कहा जाता है। एक चेक कई अलग अलग कारणों से बाउंस हो सकता है, जैसे गलत हस्ताक्षर, चेक पर लिखे अंकों का बेमेल, शब्दों और अंकों के बीच, और चेक के ऊपर ओवरराइटिंग। हालांकि ये सभी मुद्दे छोटे हैं और इन्हें बैंक और पार्टियों के बीच हल किया जा सकता है। चिंता का एक प्रमुख कारण तब होता है जब चेक जारीकर्ता के खाते में धनराशि की कमी के कारण बाउंस हो जाता है। यदि आपको कोई चेक मिला है जो बाउंस हो गया है, तो आपके पास समाधान है। आप उस व्यक्ति को मामले को सुलझाने और नया चेक जारी करने के लिए 15 दिन का समय देते हुए एक डिमांड नोटिस भेज सकते हैं। और यदि 15 दिनों के बाद भी कोई कार्रवाई या प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो आप अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करके कार्रवाई कर सकते हैं। दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी बात पूरी तरह से समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी कानूनी जानकारी प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत नोटिस भेजने का नियम। दोस्तों, चेक बाउंस होने के बाद परक्रम या लिखित अधिनियम 1881 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा 138 में वर्णित नोटिस एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे यदि विधि में बताई रीति से पूरा नहीं किया जाता है तो इस संदर्भ में अभियुक्त के विरुद्ध कोई आपराधिक दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ माना जाएगा और फलस्वरूप कोई कार्यवाही दायर नहीं की जा सकेगी। ऐसा नोटिस इस धारा में चेक प्राप्तकर्ता की तरफ से चेक जारीकर्ता को एक स्पष्ट लिखित सूचना है। यदि राशि का भुगतान विहित अवधि में नहीं किया जाता है तो होल्डर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यदि नोटिस के लिए बताए प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है तो पीड़ित को इस अधिनियम में कोई उपचार प्राप्त नहीं होगा, बशर्ते उसे सिविल कार्यवाही या अन्य कार्यवाही का रुख करना पड़ेगा, जो कि उपरोक्त कार्यवाही से अधिक जटिल, खर्चीली और असहज है। आइए दोस्तों, जानते हैं धारा 138 का नियम। इस धारा में डिमांड नोटिस के संबंध में शर्तें, चेक प्राप्ति के 3 महीने के अंदर कितनी भी बार चेक को बैंक में उपस्थित किया जा सकता है, और यदि ऐसा चेक बैंक द्वारा पर्याप्त निधि नहीं है, नॉट सफिशिएंट फंड, या बैंक के साथ किए करार से अधिक राशि है, एक्सीड्स द अमाउंट, के आधार पर लिखित रसीद के साथ वापस कर दिया जाता है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार इसे चेक का अनादरण माना जाएगा। सामान्य भाषा में कहे तो चेक होल्डर को बैंक द्वारा चेक राशि नहीं दी जाएगी जिसका वह हकदार है। इसके अलावा बैंक द्वारा एक बैंक स्लिप या मीमो जारी किया जाएगा, जो इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा कि चेक पेश गया था परंतु वह बाउंस हो गया। चेक होल्डर के पास यह अवसर होगा कि वो इसकी एक लिखित सूचना ड्रॉवर ऑफ द चेक को दे, और ऐसी सूचना चेक के मेमो प्राप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर दी जाएगी। सूचना में उल्लेख किया जाएगा कि सूचना मिलने के 15 दिनों के भीतर चेक में देय राशि का भुगतान किया जाए। यदि ऐसा भुगतान नहीं किया जाता तो 16वें दिन ड्रॉवर के विरुद्ध वाद हेतु कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात धारा 138 का अपराध गठित हो गया माना जाएगा। इस आधार पर होल्डर को शिकायत दर्ज करने का अधिकार प्राप्त होगा। लिखित नोटिस द्वारा राशि की मांग करने का मुख्य उद्देश्य चेक जारीकर्ता को एक अवसर प्रदान करना है कि वो चेक प्राप्तकर्ता की मांग पर राशि का भुगतान उसके विरुद्ध वाद हेतु उत्पन्न होने से पहले ही कर दे। यदि न्यायालय में कार्यवाही किए बिना ही पार्टी अपना भुगतान कर ले तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी और साथ ही में समय व साधनों की भी बचत होगी। इसीलिए अगर 15 दिनों में भुगतान कर दिया जाता है तो कोई वाद हेतु नहीं बनेगा। लेकिन नोटिस ज्ञान में आने के बाद भी मौन रहता है और कोई भुगतान नहीं करता तो अवश्य ही उसके विरुद्ध 15 दिनों की समाप्ति के बाद वाद हेतु उत्पन्न हुआ माना जाएगा और उसके विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकता है। अतः स्पष्ट है, मात्र और मात्र चेक अनादरण की तिथि से ही ड्रॉवर के विरुद्ध शिकायत फाइल करने का अधिकार उत्पन्न नहीं होता, बल्कि यह तब होता जब 138 में वर्णित 15 दिनों की समाप्ति हो जाती है। आइए दोस्तों, जानते हैं नोटिस भेजने के तरीके। 1. टेलीग्राफिक प्रक्रिया द्वारा। 2. रजिस्टर पत्र लेटर द्वारा। 3. ईमेल, व्हाट्सएप या फैक्स द्वारा। आइए दोस्तों, जानते हैं नोटिस में किन किन बातों को मुख्य रूप से उल्लेखित किया जाना चाहिए। नोटिस की मुख्य बातें जो स्पष्ट भाषा में होनी चाहिए। नोटिस लिखित रूप में हो। चेक बेनिफिशियरी का नाम, चेक जारीकर्ता का नाम और पता,
चेक को वापस किए जाने की तारीख का उल्लेख किया जाएगा। चेक को वापस लौटाए जाने के कारण का अभिलेखन, देय राशि की मांग करना आवश्यक होगा। और अंतिम, ये नोटिस धारा 138 में विहित शर्तों के अनुसार भेजा गया है का उल्लेख करना महत्वपूर्ण होगा। यदि चेक बेनिफिशियरी चेक होल्डर डिमांड नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा चेक ड्रॉवर को प्रेषित करता है, तो उसमें से वह एक कॉपी स्वयं के पास रख सकता और दूसरी वाली ड्रॉवर को भेज सकेगा। विधि का सिद्धांत है कि नोटिस सदैव पूरा पढ़ा जाना चाहिए और पूर्ण रूप से लिखित होना चाहिए। उसकी भाषा सरल और समझने लायक हो, परंतु अपने लाभ हेतु उसकी विपरीत व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। ऐसे में परिवादी के लिए आवश्यक होगा कि उसे चेक राशि की स्पष्ट मांग कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही परिवादी द्वारा ब्याज, प्रतिगत नुकसानी या खर्चों की मांग करने के आधार मात्र से नोटिस अवैध नहीं माना जाएगा। चेक राशि से ज्यादा राशि की मांग करना नोटिस को विधि की नजरों में गलत ठहराती है। इट इज बैड इन आई ऑफ लॉ। आइए दोस्तों जानते हैं 30 दिनों की अवधि की गणना कैसे करें। जिस दिन परिवादी को बैंक द्वारा जारी मेमो प्राप्त होती है उस दिन को अपवर्जित किया जाएगा, अर्थात उस दिन को छोड़ दिया जाएगा और उससे आगे वाले दिन से 30 दिनों की गणना प्रारंभ होगी। आवश्यक है कि परिवादी को मीमो की सूचना मिलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मीमो की प्राप्ति एक्चुअल रिसीट होना महत्वपूर्ण है। यदि मेमो की सूचना पहले मिल जाए लेकिन रिसीट किसी अगले दिन किया जाए तो परिसीमा की गिनती उसी दिन से होगी। इस धारा को पढ़ने से स्पष्ट है कि यदि शिकायतकर्ता अपने अधिकारों का लाभ लेना चाहता है तो उसे हर हालत में विहित रूप से बताए तरीकों से अभियुक्त को नोटिस भेजना ही होगा और यह आज्ञापक नियम है। आइए दोस्तों इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। CCLV हाजी बनाम पी मोहम्मद 2007 मामले के अनुसार जब नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा ड्रॉवर के सही पते पर भेज दिया जाता है, तब मान लिया जाता है कि धारा 138 में बताए तरीके से भेज दिया गया है, चाहे ऐसे गलत पते पर ही क्यों न भेजा गया हो या ड्रॉवर के ज्ञान में ही क्यों न आया हो। ऐसी परिस्थिति में साधारण खंड अधिनियम की धारा 27 और साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 में वर्णित उपधारणा लागू होती है, जिसके अनुसार यदि नोटिस सही पते पर भेज दिया गया है तो माना जाएगा कि नोटिस की सर्विस प्रभावी रूप में हो चुकी है, परंतु अभियुक्त को भी पूर्ण अवसर दिया जाएगा कि वह इस उपधारणा का खंडन करे। शिकायतकर्ता को भी साबित करने का अधिकार होगा कि अभियुक्त सम्यक तत्परता से वह नोटिस प्राप्त कर सकता था, इस कारण माना जाए कि नोटिस उसके ज्ञान में है। दोस्तों जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये भी बात महत्वपूर्ण है कि यदि शिकायतकर्ता अभियुक्त के सही पते का ज्ञान नहीं रखता है तो वह इस धारा के अधीन कोई उपचार पाने का अधिकारी नहीं होगा, लेकिन वह उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही अपना सकता है, जैसे धारा 415, 420 दंड संहिता के अधीन आपराधिक कार्यवाही कर सकता है या सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश 37 में धन की वसूली का वाद ला सकेगा है। दर्शकों से अनुरोध है कि और अधिक कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।